Welcome student. Today I will teach you about civics chapter 1 class 9 democracy and why democracy. Let's switch off the fan. Example of Pakistan. We'll read about the example of Pakistan, that is Pakistan really a democracy that he claims. So after independence 1947, when it was divided from India, from that time only power struggle in Pakistan started. Although you don't have to read much about Pakistan, you don't need to learn much about Pakistan because it is useless. But you must know that in Pakistan there was and there is always a power struggle game. वहाँ कैसे होता है कि एक आदमी प्रेसिडेंट बना वहाँ या प्राइम मिनिस्टर बना, तो वो चूज किया किसको, कमिटी कुछ है फालतू कमिटी तो नाम का होता है, वो अपने मन से चूज किया किसको, वहां के जनरल को, जो फोर्स में आर्मी में सबसे ऊपर होता है, ठीक है। वो चुनता है अपने से कमजोर को, लेकिन आर्मी ऐसा वहां का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन in Pakistan, and civilian government has always like a puppet, मतलब एक तरह से खेल दिखाता है ना, हाथ में डोर रहता है, उस तरीके का हमेशा रहा। तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा सोचता है कि जो जनरल हम बना रहे हैं वो हमसे कमजोर है, लेकिन बाद में वो हमेशा उसको ओवर पावर कर देता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम रहा है, चाहे आया खान हो या जनरल आयूब खान से, आया खान से, बाद में मुशर्रफ तक, यही प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का। और उसका जो संविधान है, जो संविधान एक तो बहुत देर से बना, जब भी बनता था तो उसको अमेंड कर दिया जाता था, उसको सस्पेंड किया जाता था, उसको निरस्त कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी विल रीड अबाउट पाकिस्तान मिलिट्री कू का स्पेलिंग होता है COUP, लेकिन उसको कू बोला जाता है, ठीक है। कू मतलब उसको जैसे किसी दूसरे गवर्नमेंट को सीधे हटा देना। तो पाकिस्तान मिलिट्री कू बाई जनरल मुशर्रफ इन 1999, ठीक है। उस समय क्या हुआ, जनरल था कौन, मुशर्रफ, आर्मी जनरल था, ठीक है। सो somehow he became powerful because he was general of army, and army is the strongest organization of Pakistan. So he declared himself as the chief executive of Pakistan. Executive मतलब अपने आप को सिविलियन का जो काम होता है उसका हेड बना लिया, ठीक है, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्या किया, लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2002। उसके बाद अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ऐसे भी एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। Who is the head of executive? President is the head of executive. When in 2002 कारगिल किया था, कब, 99 में। इसी का कारण मुशर्रफ was the chief architect of कारगिल war. उसके बाद क्या हुआ, ही हेल्ड अ रेफरेंडम इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम मीन्स क्या होता है कि पीपल विल वोट डायरेक्टली फॉर टेकिंग एन डिसीजन। मतलब कि जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, तुम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, पार्लियामेंट में जाकर तुम्हारे लिए कानून बनाता है। यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली पीपल वोट करेगा। किसी मान लिया जाए तुम्हारे घर में टीवी आना है, टीवी आना है, 10 लोग हैं, तो एक हुआ कि हम लोग गार्जियन बना दिए एक आदमी को कि ये डिसाइड करेंगे आना है कि नहीं आना। एक हुआ डायरेक्ट वोट हुआ रूम में,
50 आदमी वोट किए डायरेक्टली, SMS किए, फोन किए कि 10 आदमी में 6 आदमी बोल दिए कि नहीं आना चाहिए, तो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए, तो रेफरेंडम हुआ, वोट दिया गया, किसी चीज के थ्रू वो डिसाइड कर सकता है, जैसे फोन कॉल के थ्रू, SMS के थ्रू, एज पर द अवेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद रेफरेंडम, तो रेफरेंडम बस नाम का हुआ। इट वॉज ए टोटली मिस्चीवियस डीड ऑफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ, और वो अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। ठीक है, he granted himself an extension of 5 years, और वो टोटली माल प्रैक्टिस मतलब बहुत ही गलत ढंग से, फ्रॉड, मतलब टोटली, दैट वाज टोटली इलीगल एंड इमोरल एक्टिविटी। मतलब जैसे नहीं होता है कि हम ही तुमको मारे, हम ही तुमको बोले कि हम ही ऊपर है, मतलब सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ठीक है, बस तुम्हारा नाम लेके कर रहे हैं कि भी जैसे 10 आदमी आए, ठीक है, और सबसे मजबूत आदमी हम हैं, बोले देखो 10 आदमी हमको बोला नेता हम हैं, तो वो डेमोक्रेसी थोड़े हो गया, वो तो ऑटोक्रेसी हो गया कि सब कमजोर है, सब जान रहा है कि हमको मारेगा, तो उसको नेता चुन लिए। That kind of referendum was done by President of Pakistan, self-declared President of Pakistan, who was Musharraf. In August 2002, अगस्त 2002 में क्या हुआ, he issued a legal framework order, अब प्रेसिडेंट था तो ऑर्डर पास कर दिया, to amend Pakistan constitution. He proclaimed that Pakistan constitution will be amended, and in that amended, what he did, he said that he can dismiss the legislative government, means he can dismiss the national and provincial government, means देश का और प्रोविंस का सरकार को, वो जो लीगली चुना हुआ सरकार है, मान लीजिए जाए हम बन गए भारत के PM, ठीक है, हम मिलिट्री जनरल हैं, let's say I am a military general and I could the executive government or legally elected government, हम PM को हटा के हम खुद PM बन गए, उसके बाद हम एक ऑर्डर लाए और क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिए कि PM जो असेंबली है उसको भी निरस्त कर सकते हैं, बाकी जितना स्टेट में असेंबली चल रहा है उसको भी निरस्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, इट इज लाइक इम्पॉसिबल, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रोबस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा, लचीला और बहुत ही मजबूत है, इसलिए यहाँ हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ आर्मी और सिविल गवर्नमेंट का बाइफर्केशन बहुत ही अच्छे से है। मतलब एक होता है ना, पतला रेखा होता है दो चीज के बीच में, तो इधर उधर आ भी सकता नहीं, एक ग्रेट डिवाइड विथ कॉपरेशन, मतलब दोनों का एरिया, दोनों का बहुत फासला है, लेकिन फिर भी एक कॉपरेशन, बहुत अच्छा कॉपरेशन है, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं है कि मिलिट्री इसमें हिंड्रेंस करे। हमेशा मिलिट्री को कौन चलाएगा, सिविल गवर्नमेंट ही। मिलिट्री कितना भी इंडिया में पावरफुल हो जाए, सिविल गवर्नमेंट विल ऑलवेज ओवर पावर मिलिट्री। मिलिट्री हमेशा सिविल गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा इंडिया में, जो कि एक डेमोक्रेसी का लक्षण है, विच इज द वाइटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, विच इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, आत्मा है, विच इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कि आर्मी हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, आर्मी मजबूत हो, लेकिन दैट शुड बी इन कंट्रोल ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ऑर्डर लाया कि ही कैन डिसमिस नेशनल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली, जो भी असेंबली नीचे चुना हुआ है सबको, मीन्स ही बिकम द ऑल इन ऑल, मतलब सर्वे सर्वा बन गया। सिविलियन कैबिनेट, अब कैबिनेट का मतलब ही क्या रहा, कैबिनेट मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जब ऑल इन ऑल वही हो गया, देन व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ कैबिनेट? कैबिनेट इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, ऑल मिनिस्टर सिट विथ
प्राइम मिनिस्टर एंड टेक डिसीजन, ए कॉमन डिसीजन। और वो फिर एक कैबिनेट फॉर्म किया नया जिसमें डोमिनेंस किसका था, दैट कैबिनेट वाज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स एंड सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी मिलिट्री ऑफिसर ही हेड होता है। मतलब कि उसका जो नया कैबिनेट था उसमें कौन हेड था, जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर था, मींस डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर ही उसमें सब कुछ था। मतलब एक लाइन में अगर समझना है कि एवरीथिंग वाज रन बाय मिलिट्री, देयर वाज नो सिविलियन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द regime ऑफ whom, Musharraf. Now you tell me, is Pakistan a democracy? Imran Khan was elected by the people, but still there is a theory that Imran Khan was installed by the military government. It has never happened that any government in Pakistan has completed its tenure. ऐसा आज तक पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है कि मिलिट्री कोई सिविल गवर्नमेंट 5 साल का, नेशनल जो लेवल पे जो सिविल गवर्नमेंट है वो 5 साल का अपना टर्म पूरा किया हो। भगवान जाने इस बार करेगा कि नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कर ले, क्योंकि डेमोक्रेसी विल बी गुड फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि आईएसआई और टेररिज्म का मामला, आज अभी कोविड है, इतना बड़ा देश पूरे दुनिया पे संकट है, इट्स ए पैंडेमिक, इट्स ए वर्ल्ड लेवल क्राइसिस, पूरे दुनिया का क्राइसिस है। इसमें भी आज भी सीआरपीएफ पे हमला हुआ है, डेली तुम लोग सुने हो कुछ ना कुछ मिलिटेंट एक्टिविटी करता रहता है। वाई? बिकॉज देयर इज डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, एंड मिलिट्री हैज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस टू और ऑलवेज गिवन फंड्स टू टेररिस्ट विद द हेल्प ऑफ आईएसआई। आईएसआई उसका बहुत मजबूत है, खुफिया तरीके से बहुत सारा पैसा भेजता है इंडिया को तबाह करने के लिए। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, अफगानिस्तान को भी तबाह किए हुए पाकिस्तान was, is and will never be a democracy till the time civilian government starts taking all the decision. जब तक वहां का मिलिट्री सुपर स्ट्रांग रहेगा, सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा, तब तक वहां डेमोक्रेसी कभी नहीं आएगा। ठीक है। सेम थिंग इन चाइना। इन एनी कम्युनिस्ट dominated nation, any, till date, democracy can never survive. डेमोक्रेसी कभी सरवाइव किया ही नहीं है, ना करेगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट थ्योरी और फिलॉसफी अच्छा है, बट इट इज हेगेमोनिक इन नेचर। तुम लोग अपना व्यू आगे पढ़ोगे तो बना सकते हो, लेकिन मेरे नज़र में हमेशा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक हेगेमोनिक तौर पे रहा है, मतलब हमेशा सर प्रेशर के टाइप पे दिखा है। और ये एक विडंबना है, जैसे बोलते हो ना कि अंतर विरोध है दोनों में, आयरनिक है। आयरनी एक वर्ड होता है, जैसे हम कह पूछ रहे हैं, कर पूछ रहे हैं। ठीक है, मेरे बात में अंतर विरोध है। जैसे चाइना का बात बता रहे हैं, वहाँ क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या, थ्योरी हिस्ट्री में पढ़ोगे, आगे भी होगा शायद 9th में भी या 10th में तो है ही। कम्युनिस्ट थ्योरी क्या बोलता है कि मार्क्स एक आदमी थे, फिलोसफर, जर्मनी में थे। तो वो 19th सेंचुरी में, मतलब 1818 के बाद वो आए, और शायद यही डेट है। तो वो बोले कि एक थ्योरी लाए, वो उनका अलग अलग मामला था। वो देखे, बहुत गरीबी देखे अपने गांव में, बहुत बीमारी देखे, तो एक थ्योरी क्रिएट किए कि अमीर लोग हमेशा गरीबों का दमन करता है, और ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस आईपीएस बनाता है वो एक उसका एक हथियार है जिसके थ्रू वो रूल करता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ये बस अमीरों के रूल करने का तरीका है।
ठीक है, तो वो एक थ्योरी दिए, कौन, मार्क्स, एक कम्युनिज्म का थ्योरी दिए। तो उनका कहना था एक दिन ऐसा होगा जिसमें गरीब और एक साथ आएगा और अमीर, जो अमीर तो छोटा कम मात्रा में होगा, तो सबको खत्म कर देगा और कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगा, सब आराम से रहेगा, और जो सारा प्राइवेटाइजेशन है वो सब खत्म हो जाएगा। ये थ्योरी बाद में बताएंगे। तो कम्युनिज्म जो है कभी भी कैपिटलिज्म को कभी फेवर नहीं करता है। कैपिटलिज्म एक थ्योरी है जो बोलता है सबको अपना अधिकार होना चाहिए ग्रो करने का। तुम कोई बिजनेस खोल रहे हो तो गवर्नमेंट को हमेशा हर चीज में टैक्स नहीं लगा देना चाहिए कि हर चीज में इतना टैक्स लगाते हो कि बैठ जाए। तो कैपिटलिज्म में हमेशा तुमको एक फ्री छूट मिलता है, इंडिविजुअल को हमेशा एक अधिकार मिलता है अपने आप को बढ़ाने का। और कम्युनिज्म में हमेशा तुम्हारा जमीन भी सरकार ले लेगा या टैक्स, ओवर टैक्सिंग करता है, इस तरह का चीज। लेकिन चाइना कम्युनिस्ट अपने आप को बोलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कैपिटलिज्म अब वहीं आ गया है, जैसे जैकमा, ठीक है, अधिकार वहां दिया गया है। लेकिन सिर्फ कौन सा अधिकार छीन लिया गया है? इलेक्शन वाला। अभी जिनपिंग है ना, सी जिनपिंग, तो वो क्या बोला है, अभी एक कानून पास किया है कि ही विल बी द प्रेसिडेंट टिल हिज डेथ। बताओ, कि वो प्रेसिडेंट तब तक रहेगा जब तक उसका डेथ ना हो जाए। तो इलेक्शन 5 साल में होता है, लेकिन क्या इलेक्शन सही होता है? क्या इलेक्शन ये सही है? उसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और चाइनीज में बोलते हैं क्वांग्क्यो रेनमिन डेविक धाउ। चाइनीज है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन रेनमिन जो है ना वहाँ का करेंसी है, भी है रेनमिन भी, ठीक है, जैसे इंडिया का रुपी है। तो टोटल वहाँ 3000 मेंबर, 3 के मतलब 3000 मेंबर लगभग इलेक्ट होते हैं, और कुछ आर्मी से भी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि बिफोर, if you want to if you are person A and you want to contest election, you shall join communist party first, then only you can fight election. In India you don't have to join any party to fight election. You can pay fee, you should be citizen of India, you should be qualify the age for which you are contesting the election. For example, if you want to fight election for MLA, you have to be of 25 years age, citizen of India, and you can be of any party, or you may not join any party. You can fight independently. तुम इंडिपेंडेंट भी फाइट कर सकते हो। तो इंडिया में इस तरह का कुछ चीज नहीं है। लेकिन वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले तुमको ज्वाइन करना क्या पड़ेगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। बाद में थोड़ा थोड़ा दिखावा के लिए छोटा छोटा 7-8 पार्टी को, वो भी अपने पार्टी के थ्रू नहीं होता है कि चलो तुम अलग ही रहो लेकिन मेरे अधीन रहो। तो 7-8 पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे था उसको भी अधिकार दे दिया 2002-3 में इलेक्शन कंटेस्ट करने का। बट इट वाज जस्ट ए शो ऑफ, वो बस दिखावा था। जैसे नहीं होता है कि मेरे अंदर मेरा आदमी है, ये सब 5-6, ठीक है, तुम लोग लड़ लो, जहाँ लड़ना रहोगे तो मेरे ही आदमी। ठीक वैसे ही चाइना में है, चाइना भी वैसे ही चलाता है हेगेमनी, वैसे ही ठीक हमेशा अपना रूल रहता है, डेमोक्रेसी से कोई मतलब ही नहीं है। एक तासमेन स्क्वायर या तैनजिम स्क्वायर बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट, आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, बहुत सारा स्टूडेंट जमा हुआ था डेमोक्रेसी के मांग करने के लिए। उनके मांग को दबाने के लिए वहां टैंक उतार दिया गया। कैन यू इमेजिन? द टैंक हैड बीन brought in city just to stop the students। प्रोटेस्ट कर रहे थे बेचारे बिना हथियार के, उसके लिए टैंक उतार दिया गया। बताओ इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? एनआरसी के प्रोटेस्ट के लिए शाहीन बाग में लोग इतना दिन से हर जगह बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कभी भी उन पे टैंक या कुछ
इस्तेमाल किया गया या गोली भी इस्तेमाल किया गया। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज राइट टू प्रोटेस्ट, बट द राइट टू प्रोटेस्ट मस्ट नॉट बी मिसयूज। इसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में देना चाहिए, ठीक है। बाकी अगला एग्जाम्पल या अगला टॉपिक अगले चैप्टर में। टिल दैट, थैंक यू, बाय।